Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियो में जीन पियाजे का 50% भाग जो है ख़त्म कर चुके हैं। यानी जीन पियाजे से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थीं, जितने भी उनके शब्द थे, उन सबको हमने पढ़ लिया। अब उनके सिद्धांत को यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके जो 4 चरण दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, या इसी को हम कहते हैं ज्ञानात्मक या विकासात्मक विकास का सिद्धांत, या आप इसी को कहते हैं बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर किसने दिए हैं? तो जीन पियाजे ने दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, संज्ञान को हमने आपको बताया था कि संज्ञान क्या होता है। समस्या समाधान करने वाली सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाओं को हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्यक्षीकरण हुआ, कल्पना हुआ, निर्णय शक्ति हुआ, तर्क शक्ति हुआ, समस्या समाधान करने की क्षमता हुई। इसके अलावा जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सब की सब मानसिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संज्ञान कहलाती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक विद्यालय एवं कक्षा में होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, आप अपने दिमाग से सोचिए कि प्रत्यक्षीकरण या तर्क शक्ति या कल्पना शक्ति या निर्णय शक्ति या समस्या समाधान करने की क्षमता, इन सब का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है? तो इन सब का निर्माण सबसे ज़्यादा विद्यालय एवं कक्षा में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन आपके तीनों के तीनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जीन पियाजे ने कहा कि सभी बच्चे विकास के इन 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि सभी बच्चे विकास के इन 4 चरणों से जाएंगे। संसार का एक एक बालक जो है इन 4 चरणों से होकर जाएगा। समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चरण फिक्स हैं। ये चरण क्या है? स्थिर है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पहला चरण। इन्होंने 4 चरण बताया है, चारों चरण का नाम आपसे पूछा जाता है। पहला चरण कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? तो पहला चरण होता है संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को हम इंद्रिय जनित अवस्था, या इसी को हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, जिसके उम्र सीमा जो है 0 से 2 वर्ष बताया किसने? जीन पियाजे ने। अब देखिए दोस्तों, जो संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक योजना अवस्था है, चरण है, जो 0 से 2 वर्षों के बालकों के लिए है, इसमें कई प्रकार की विशेषताएं बालकों में पाई जाती हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि बच्चा जो 0 से 2 वर्ष का जब होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है? तो उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। अब मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा इस अवस्था में ऐसे ही व्यवहार करता है। जैसे बच्चे को भूख लगी तो वह क्रोधित हो जाएगा, रोने लगेगा, गुस्सा होगा। बच्चे को भोजन की प्राप्ति हो गई तो हंसने लगेगा, संतुष्टि दिखाएगा, खुश होगा। तो इस टाइप से बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। बच्चे को अगर आप डराएंगे तो वह पलायन कर जाएगा, अर्थात भय नामक मूल प्रवृत्ति के उत्पन्न होते ही बच्चा क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था के बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? तो उनका व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनमें एक और गुण पाया जाता है, जिसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं। अब वस्तु स्थायित्व गुण में वस्तुएं आँखों से ओझल होती हैं, लेकिन उनका वस्तु स्थायित्व हमेशा उनके दिमाग में बना रहता है। इसको हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे बच्चे के सामने से आप मोबाइल क्या करिए? चुरा लीजिए, तो बच्चा इतना रोएगा कि आप मोबाइल तुरंत बच्चे को दे देंगे। अर्थात बच्चे के दिमाग में हमेशा सेट रहता है कि यह वस्तु यहीं कहीं पे है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो छोटा बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है, वह शुरू में किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि बच्चे का शुरुआती अधिगम ही आधारित होता है किस पे? अनुकरण पर आधारित होता है। बच्चे को अगर बोलना भी सीखना है तो बच्चे से कहेंगे कि मामा बोलो, तो वह माँ बोलने का प्रयास करता है, आपका अनुकरण करता है। पापा कहेंगे तो पा बोलेगा, बाबा कहेंगे तो बा बोलेगा, नाना कहेंगे तो ना बोलेगा। इस तरीके से एक एक शब्द का अनुकरण करने का प्रयास करता है और बच्चा बोलना सीख जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2 वर्ष का बालक है, जैसे
आप माता पिता जैसे व्यवहार करते हैं उसी को बच्चा देख के उसी को क्या करता है, अनुकरण करता है। इसके अलावा एक प्रवृत्ति होती है उसमें मानसिक निरूपण की। मानसिक निरूपण का मतलब होता है कि बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता है, भले वह 2 साल का होता है, बल्कि वह अपने ज्ञान का निर्माण जो है, सृजन जो है स्वयं कर लेता है। जैसे आप एक कुत्ता भौंकते हुए देखे हैं, कल वह कुत्ते को नहीं देखा बल्कि केवल उसकी आवाज़ सुना कि भौं भौं कोई कर रहा है, तो वह बच्चा समझ जाता है कि वह वही कुत्ता है जो कल भौंक रहा था। या कुत्ता अगर काट लिया तो पहले ही कुत्ते को देखकर वह क्या होगा, भाग जाएगा। वह अपने मानसिक यानी मस्तिष्क में उसका क्या कर लेता है, निरूपण कर लेता है, उसका रूप बच्चा क्या करता है, बना लेता है। तभी तो भौ भौ कोई आवाज़ को क्या कर ले रहा है, पहचान ले रहा है। इसके अलावा देखिए बच्चा जब छोटा रहता है तो वह इंद्रियों के द्वारा सीखता है। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उन्हीं इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। और यह चीज़ आप जान जाएंगे कि इसका नाम ही है इंद्रिय गामक। यानी इंद्रियां गामक मतलब गमन करना यानी काम करना क्या करती हैं, शुरू कर देती हैं। अगर आप बच्चे को कोई चीज़ चखाएंगे तो 2 वर्ष का बच्चा जो है चख के बता देगा कि इसका स्वाद कैसा है। तो आपकी जो जीभ है वो काम करना शुरू कर देती है। आँखों से बच्चा हर चीज़ को देखने लगता है और देखकर हर चीज़ को समझ जाता है। इसके अलावा बच्चा किसी भी चीज़ को छूकर 2 साल का बच्चा जो है बता सकता है कि गर्म है कि ठंडा है। जैसे आप दूध देंगे तो जब बच्चा जान जाएगा कि ठंडा है कि गर्म है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे आपको गुब्बारा दिखाना है बच्चे को, लाल गुब्बारा है कि पीला गुब्बारा है, तो बच्चे से आप पूछेंगे कि कौन सा है, लाल वाला थोड़ा लेकर आओ। तो लाल नहीं जानता रहेगा तो पीला ही लाएगा, लेकिन फिर आप बताएंगे कि बेटा यह लाल नहीं कैसा है, पीला है या पीला नहीं लाल है। तो इंद्रियों के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। इसके अलावा देखिए बच्चे के अंदर एक व्यवहार आ जाता है जिसे कहते हैं परावर्तित व्यवहार। तो परावर्तित व्यवहार भी बच्चे के इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था में आता है। मतलब परावर्तित व्यवहार का मतलब ऐसा व्यवहार जो बच्चा दोहराता रहेगा, हमेशा दोहराता रहेगा। जो चीज़ बच्चा सीख लिया उसको बार बार क्या करता रहेगा, दोहराता रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित व्यवहार। जैसे खाना खाना सीख गया तो बच्चा बार बार क्या करेगा, खाना खाने का ही प्रयास करेगा। अगर खाना नहीं मिलेगा साबुन ही खा जाएगा, साबुन नहीं मिलेगा सिक्का ही खा जाएगा। जो भी चीज़ें पाएगा उसको खाता चला जाएगा, तो उसी को कहते हैं परावर्तित व्यवहार। तो पहला चरण जो है या पहली अवस्था जो है उसका नाम है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष के बालकों पर अप्लाई होता है। और इस समय जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व पाया जाता है, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। और इसके अलावा मानसिक निरूपण की क्षमता भी बच्चे में पाई जाती है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है और परावर्तित व्यवहार का गुण भी बच्चे में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो दोस्तों देखिए बच्चा जब जन्म ले लिया तो जाहिर सी बात है कि जैविक क्रियाओं को वह क्या करेगा, अपनाएगा। अर्थात जिंदा रहने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे जैविक क्रिया कहते हैं। और जैविक क्रिया में सबसे पहली क्रिया होती है पोषण, दूसरी होती है पाचन, तीसरी होती है श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। ये सब के सब जो हैं जैविक क्रिया हैं और यह क्रिया जन्म से ही बच्चे के अंदर शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि इसी अवस्था में बालक जो है वस्तु को पहचानने की कोशिश भी करता है तथा जैविक क्रिया को क्या करता है, अपनाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि दूसरा चरण आता है। तो दूसरा चरण जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसकी उम्र सीमा जीन पियाजे ने 2 से 7 वर्ष बताया। देखिए 2 से 7 वर्ष के बच्चे में पाया जाता है सबसे पहले तो अविलोमीयता का गुण और संरक्षण का अभाव। तो हमने आपको बता ही दिया है कि जो मूल बिंदु पर वापस आ जाए उसमें अविलोमीयता का गुण पाया जाता है, और जो मूल बिंदु पर वापस ना आ पाए उसमें अविलोमीयता का गुण नहीं पाया जाएगा। जैसे बच्चे के सामने अगर हमने का बना दिया और जैसे बच्चे के सामने हमने वा बना दिया और वा को अचानक हमने क्या कर दिया, का में कन्वर्ट कर दिया, तो जो 2 से 7 वर्ष का बालक होता था पहले के समय में, तो वह इस का को मिटा के इस मूल बिंदु पर नहीं आ पाता था। तो उसे आप कहते थे कि अविलोमीयता उसमें पाई जाती है, अर्थात विलोमीयता का अभाव पाया जाता है। उसी प्रकार से संरक्षण का भी अभाव पाया जाता है। जैसे इस तरीके से आप एक लाइन खींचे हैं, अचानक एक लाइन इस तरीके से खींच दिए, तो बच्चे से पूछे कि पहली लाइन कहाँ गई, तो बच्चा इस लाइन को मिटा नहीं पाएगा, अर्थात वह बता नहीं पाएगा कि पहली लाइन कहाँ गई, तो अर्थात बच्चे में पाया जाएगा संरक्षण का अभाव। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष का, इसमें बालकों में अविलोमीयता का अभाव और संरक्षण का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे में 2 अक्षर का है जीव। दूसरे चरण में ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही 2 अक्षर का है जीववाद, अर्थात बच्चा चीज़ों को सजीव समझता है, खिलौनों को सजीव समझता है।
तो इस अवस्था में ही बच्चा खिलौनों को क्या करता है, सजीव समझता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, शुरुआत हो जाती है। अब देखिए दूसरा जो है चरण ही है शुरुआत वाला, तो शुरुआत हो जाती है गिनती की, वर्णमाला की, क्रम की, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम की, भाषा के प्रयोग की, इसके अलावा सांकेतिक भाषा की भी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और दूसरे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर जो है आत्म केंद्रितता की भावना पाई जाती है। और आत्म केंद्रितता का भावना का मतलब ये है कि बच्चा इस समय अहम केंद्रित होता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होता है और दूसरों के दृष्टिकोण को बच्चा इस समय समझता नहीं है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि जो दूसरी अवस्था है उसमें बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझता नहीं है, अर्थात बच्चा स्वयं को वरीयता देता है, बच्चे को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझता ही नहीं है, उसकी योग्यता की शुरुआत ही नहीं होती है, अर्थात सारी की सारी आइसक्रीम कहता है बच्चा की हमको ही चाहिए। कुल मिला के कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता का या सामाजिकता का क्या होता है, अभाव होता है। बच्चा इस समय अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित होता है। वह लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है, वह लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता रखता है, यानी वह जिस चीज़ को लक्ष्य बना लिया उसको उसका उद्देश्य वही बन जाता है कि उसको वह चीज़ चाहिए। अगर वह कह दिया कि पार्ले जी बिस्कुट पूरा खड़ा हमको चाहिए, आधा आधा नहीं चाहिए, तो वह उसे लक्ष्य बना लेता है और उसी के लिए वह व्यवहार करता है। ऐसी योग्यता पाई जाती है बच्चे में, उसी को हम आत्म केंद्रित या दूसरों की दृष्टिकोण को ना समझने वाली योग्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अविलोमीयता या संरक्षण का अभाव। इम्पॉर्टेंट है जीववाद और शुरुआत हो जाती है गिनती क्रम वर्णमाला की। और आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित बालक होता है जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझता नहीं है और जिस चीज़ को लक्ष्य बना लेता है वही उसका उद्देश्य बन जाता है, अर्थात लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता भी किसमें पाई जाती है, 2 से 7 वर्ष में। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि तीसरी अवस्था है किसकी, जीन पियाजे की। ये होता है 7 से 11 वर्ष। कितना होता है, 7 से 11 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, 7 से 11 वर्ष का बालक जो है पहले के समय में स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल जाना अगर वह शुरू कर देगा, उससे पहले देखिए क्या होगा, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विलोमीयता, बच्चा बड़ा हो गया तो विलोमीयता का गुण और संरक्षण का गुण उसमें पाया जाएगा। अर्थात 2 में 3 जोड़ दिया, 5 आ गया तो उससे कहा जाए कि फिर 2 वापस ले आओ, तो 3 को काट के तुरंत 2 को क्या कर देगा, वापस लेते आएगा। अर्थात विलोमीयता का गुण तो पाया जाएगा, संरक्षण का भी गुण क्या करा जाएगा, पाया जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा दूसरे वाले में हर चीज़ की शुरुआत होती थी, दूसरे वाले में हर चीज़ की क्या होती थी, शुरुआत होती थी। तीसरे वाले में अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो गया तो पूरा वर्णमाला सीख लेगा, वो पूरा आ जाएगा, पूरी गिनती आ जाएगी, पूरा क्रम भी सीख लेगा, पूरी श्रृंखला भी सीख लेगा, पूरी गणितीय संक्रिया भी सीख लेगा और वर्गीकरण करना भी क्या करेगा, सीख लेगा। किस अवस्था में, तीसरी अवस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्गी अगर लेंगे तो वर्गी में व और ग 2 अक्षर और उड़नतुअर 3 अक्षर, तो 3 अक्षर है तो तीसरी अवस्था में वर्गीकरण आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि जैसे ये संख्या दे दिया जाए, ठीक है, अंतर करना दूसरा चीज़ होता है, अंतर हमेशा 2 चीज़ में होता है, वर्गीकरण कई चीज़ों में होता है। जैसे यही संख्या दे दी जाए और कहा जाए वर्गीकरण करिए, तो आप इसमें बच्चा बता देगा कि सम संख्या कौन कौन है। ठीक है, तो सम संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है, सम संख्याएँ। वहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा विषम संख्या कौन कौन है, तो आप बताएंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब की सब क्या है, विषम संख्या है। इसी में आपसे पूछ दिया जाएगा कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही आपसे कई चीज़ों में जब अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। जबकि अंतर करना क्या होता है, जैसे आपको कहा जाए कि सम और विषम में अंतर करिए तो वो अंतर हो जाएगा, लेकिन अगर कहा जाए सम विषम और अभाज्य में अंतर करिए तो वही क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। जब 2 चीज़ों से अधिक में अंतर किया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। तो बच्चा इस समय वर्गीकरण करना क्या करता है, सीख जाता है। किस अवस्था में, तीसरी अवस्था में। गणितीय संक्रियाओं को भी सीख जाता है, श्रृंखला सीख जाता है, क्रम सीख जाता है और ये दोनों गुण तो आ ही जाते हैं। इसके अलावा समानता और अंतर करना भी क्या करता है, सीख जाता है। ठीक है, जैसे नींबू खिलाए तो खट्टा है, ठीक है, और आम खिलाए पका हुआ तो मीठा है, इस तरीके का अंतर करना भी सीख जाएगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, कक्षा में समावेशन करना भी बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। कक्षा में बच्चा कक्षा में ढलना, समावेशन करना कब सीखता है,
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। इसके अलावा बच्चा सब कुछ जान जाता है, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई इत्यादि मापना जान जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये है कि बच्चा यहीं से तार्किक क्षमता या तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। किस अवस्था में? तो तीसरी अवस्था में। ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए आप कि बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो तार्किक चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है? तीसरे चरण से होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होती है, जो कि यहाँ पे लिखा है। मतलब किसी भी चीज़ में तर्क वितर्क करना बच्चे कब सीख जाते हैं, कब शुरुआत होती है उसकी? तो उसकी शुरुआत होती है तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा देखिए पूरी तरीके से तार्किक चिंतन करना सीख जाता है। जो पिछले वाले में, मूर्त संक्रियात्मक वाले में बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत करता था, वो अब जो है तार्किक चिंतन में पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। तार्किक चिंतन में उसे परिपक्वता आ जाती है। रेखा गणित, बीज गणित, रीजनिंग सब कुछ बच्चा क्या करने लगता है? जान जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बच्चा वहाँ पे मूर्त चिंतन कर रहा था, अब यहाँ पे बच्चा जो है अमूर्त चिंतन भी कर लेगा। जैसे आप ताजमहल के बारे में बताएंगे तो वह अमूर्त चिंतन कर लेगा, गंगा नदी के बारे में बताएंगे तो वह अमूर्त चिंतन कर लेगा, किसी भी चीज़ के बारे में, भारत के मानचित्र के बारे में बताएंगे तो वह अमूर्त चिंतन कर लेगा। ठीक है, आप ऐसे कहेंगे कि ऐसे पानी पीना है तो वह समझ जाएगा कि बस करिए, एक गिलास पानी मांग रहे हैं। इसके अलावा देखिए बच्चे के अंदर जो है नैतिक चिंतन भी आ जाता है, उचित क्या है अनुचित क्या है समझने लगता है। इसके अलावा देखिए सारी की सारी मानसिक, तार्किक चिंतन आ गया तो इसका मतलब सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो है इसके विकसित हो जाते हैं। जैसे निष्कर्ष लेना, निष्कर्ष का मतलब है निर्णय लेना, अनुमान लगाना मतलब कल्पना करना, चिंतन करना इत्यादि, समस्या समाधान की क्षमता, ये सब आ जाती हैं। इसके अलावा अपसारी अभिसारी चिंतन भी बच्चा करने लगता है। कुल मिलाजुला के आपको याद रखना है कि तार्किक चिंतन में परिपक्वता कब आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। समस्या समाधान करने की क्षमता या सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाओं में जो है बच्चा निपुण कब हो जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि अमूर्त संकल्पनाओं पर अमूर्त चिंतन शुरू करता है या करता है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो अमूर्त संकल्पनाओं पर अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है? तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। जबकि तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तार्किक चिंतन की पूर्णता होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और पियाजे ने अपने भाषा विचार को 2 भागों में बांटा है और इन्होंने बताया है कि विचार पहले आता है। पियाजे ने बताया है कि विचार पहले आता है। जैसे आप पियाजे लिखेंगे तो इसी पा को बा बना देंगे, तो इन्होंने बताया कि विचार पहले आता है और भाषा जो है बाद में। ठीक है, जैसे आपको कोई पार्ले जी बिस्कुट लेने जाना है तो आपके मन में ही पहले विचार आ जाएगा कि हमको एक बिस्कुट लेने जाना है, तब जाके आप दुकान पे कहेंगे कि हमको एक पार्ले जी बिस्कुट दे दीजिए, अर्थात भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यह किसने कहा है? पियाजे ने कहा है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। कोई भी काम रहे, ठीक, पहले आपके अंदर विचार आता है तब जाके आप उसको बोलते हैं। देखिए इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताई, एक बताई अहम केंद्रित भाषा और दूसरी बताई सामाजिक भाषा। तो अहम केंद्रित भाषा जो होता है वह शैशवावस्था के बच्चों में होता है और यह एक तरफा होता है, केवल बच्चा बोलता रहेगा, किसी का सुनेगा नहीं। इन्होंने सबसे पहले जो है एक कमरे में 20 बच्चों को बंद किया और 20 बच्चे जो थे सब के सब शैशवावस्था के थे, सभी आपस में बात कर रहे थे सब, लेकिन सुन किसी का कोई नहीं रहा था, अर्थात एक तरफा सब बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनकी भाषा क्या होती है? अहम केंद्रित। वह सुनना किसी की पसंद नहीं करते, केवल बोलना पसंद करते हैं, अर्थात कहते हैं कि सारी की सारी आइसक्रीम हमें चाहिए, तो इसी को कहते हैं अहम केंद्रित भाषा। लेकिन सामाजिक भाषा जो होती है वो बाल्यावस्था से शुरुआत होती है और 2 तरफा होती है, यानी बालक सुनता भी है और सुनने के बाद जवाब देता है, बोलता भी है। तो ये होती है सामाजिक भाषा। जब विद्यालय में बच्चा चला जाता है तो टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चा सुनता है और सुनने के बाद क्या करता है? उसका जवाब देता है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो सुनना भी पसंद किसी का नहीं करता। और इसी अहम केंद्रित भाषा को वाइगोत्स्की ने इसी को व्यक्तिगत वाक कहा और इन्होंने कहा कि बच्चा अपने में बातें भले करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी का सुनना नहीं चाहते, बल्कि वह अपने कार्यों को क्या करते हैं? दिशा देते हैं कि कल मैं स्कूल में जाऊंगा तो अपना रबड़, अपना पेंसिल अपने दोस्त मोहित को नहीं दूंगा, नहीं तो मोहित मेरा पेंसिल, मेरा रबड़ चोरी कर लेता है। तो इस तरीके से इसी चीज़ को
की ने व्यक्तिगत वाक कहा और कहा कि वह अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इन्होंने लैंग्वेज एंड थाट, लैंग्वेज माने भाषा और थाट माने विचार, भाषा और विचार ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखा और इन्होंने बताया कि बच्चों का चिंतन वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इन्होंने बताया कि जो बच्चे चिंतन करते हैं वह वयस्क के चिंतन से भिन्न होता है। वयस्क अलग प्रकार से चिंतन करते हैं, बच्चे अलग प्रकार से चिंतन करते हैं। बच्चा जब चिंतन करता है तो वह अहम केंद्रित होता है और चीज़ों को बोलता है, जबकि वयस्क जब करता है तो वयस्क अपने चीज़ों का चिंतन अलग प्रकार से करता है, वह बोलता नहीं है। जैसे बच्चा जो होता है, मान लीजिए बच्चे का आप जान गए कि यह हमेशा बोलता रहेगा, इस प्रकार से चिंतन करेगा। लेकिन मनुष्य जो होता है, जैसे आपको ही पेपर देने जाना होता है तो आप एडमिट कार्ड निकलवा के लाते हैं, पेंसिल लाते हैं और आप कलम लाते हैं, तो क्या गांव में मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कहते हैं मैं अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया हूँ, मैं पेंसिल रख लिया हूँ, मैं पेन रख लिया हूँ। तो आप इस प्रकार से चिंतन नहीं करते हैं, अर्थात आप बोल बोल के चिंतन नहीं करते हैं। तो वयस्क का चिंतन अलग होता है और बच्चों का चिंतन अलग होता है बजाय मात्रा के। मात्रा हो सकती है कि अलग अलग हो या ना हो, लेकिन चिंतन करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पूरा जीन पियाजे आपका ख़त्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों।